आवाज आ रही है मेरी? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो कितने क्वेश्चन कर लिए? कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछें। कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? कर लिए 10-12? सर मंडे तक पूछेंगे। जी सर मंडे तक पूछेंगे सर, ये वाला वीकेंड भी देना। मैं ये कह रहा हूँ बीआरएस के कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? सर बीआरएस के तो नहीं किए सर, अभी तो एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स वाली जो आपने एक्सरसाइज भेजी थी, आपने कहा पहले वो कर लो। 14 एक सवाल हैं, फिर वो डिस्कस करेंगे, फिर बीआरएस सर आपने कहा था स्टार्ट कर। बीआरएस तो सर अभी बीआरएस शुरू स्टार्ट तो कर दिया हुआ, 2 दिन से यस स्टार्ट नहीं सर। किया हुआ बीआरएस। सर कल एक यस क्वेश्चन करवाया था सर ने बीआरएस। अच्छा, बीआरएस के हवाले से कोई क्वेश्चन करना हो तो पूछो। कोई चीज ना समझ आई हो? सर जी सर ये अनप्रेजेंटेड चेक और अनक्रेडिटेड चेक ये दोनों का बता दें। सर ने कल क्वेश्चन करवाया था तो एक को माइनस किया था और एक को इस तरह ये समझा दें, इसका ठीक कंसेप्ट है, दे दें। मैं बता दूँ। देखिए, अनप्रेजेंटेड चेक्स होते क्या है, पहले इसको समझना जरूरी है। ये वो चेक्स हैं जो आपने इशू किए हैं, यानी पेमेंट चेक्स हैं। इशू जो किए जाते हैं वो पेमेंट चेक है, मैं इसको पेमेंट चेक कह सकता हूं। आपने पेमेंट कर दी हुई है सप्लायर को, लेकिन अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुए, यानी बैंक में से आपका बैलेंस कम नहीं हुआ। वो सप्लायर ने वो चेक्स बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किए, उसको हम नाम देते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। ठीक है। अच्छा, अब देखें, एक बीआरएस में एक कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है। एक होता है बिजनेसमैन और एक है बैंक। बैंक और बिजनेसमैन, जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बैंक भी रिकॉर्ड करता है। यानी अगर बैंक के पास रसीट आ रही है, यानी हम अपने अकाउंट में पैसे जमा कराते हैं, तो वो रसीट है, तो बैंक इसको करता है क्रेडिट। इसको क्यों क्रेडिट कर रहा है? कि वो जो रसीट बैंक के पास आ रही है वो बैंक की लाइबिलिटी है, बैंक ने ये रकम हमें वापस करनी है। और बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बैंक में पैसे जा रहे हैं, जो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से रसीट है, वो रसीद डेबिट होती है। यहाँ डेबिट क्यों हो रही है? क्योंकि बैंक हमारे लिए वो एसेट है। मतलब मैं अगर 50,000 रुपए बैंक में जमा कराता हूँ तो मैं जब मर्जी चाहूँ ले लूँ, वो मेरी रकम है, इसलिए वो मेरा एसेट है, लेकिन बैंक की वो लाइबिलिटी है। इसी तरह अगर कोई पेमेंट मैं करता हूँ बैंक से, तो बैंक आप मेरे अकाउंट को डेबिट कर देगा। डेबिट क्यों कर रहा है? क्योंकि मेरे अकाउंट में से पैसे निकल रहे हैं। लेकिन बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ से देखें तो पेमेंट जो है वो क्रेडिट होगी। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि बैंक की बुक और हमारी बुक जो है वो एक दूसरे से इन्वर्स है। जब भी कोई बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है, बैंक भी उसको रिकॉर्ड करता है, बिजनेसमैन भी रिकॉर्ड करता है। जब दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि तो फिर तो किसी किस्म का डिफरेंस आना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी डिफरेंस आ जाता है, जैसे अनप्रेजेंटेड चेक्स में है। अब जरा मैं अनप्रेजेंटेड को और डिटेल में लेके जाता हूँ। यानी ये मेरी कैश बुक है। सपोज हम अज्यूम करते हैं कैश बुक का बैलेंस मेरी बुक में 700 रुपीज है, ये बैलेंस है। और बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस आ रहा है वो भी 700 है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस वो डेबिट नहीं होगा, वो क्रेडिट होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर जी, वो
तो अब ये दोनों बैलेंस आपस में बिल्कुल टैली हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब मंथ एंड से पहले हम एक चेक पेमेंट करते हैं सप्लायर को। सपोज हमने सप्लायर मिस्टर ए को पेमेंट की 100 रुपीज की। जिस दिन मैं पेमेंट कर दूंगा मैं तो एंट्री पास कर दूंगा कैश बुक में, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में ये अभी प्रेजेंट ही नहीं हुआ। भाई जब बैंक स्टेटमेंट में प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो इसका मतलब बैंक स्टेटमेंट कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेगा, तो मंथ खत्म हो गया। मंथ एंड पे जो हमारा बैलेंस आ रहा है वो 600 है, बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस आ रहा है वो 700 है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ गया। अब ये डिफरेंस आ रहा है अनप्रेजेंटेड की चेक की वजह से। अब सिर्फ मेरा सवाल ये है कि जब भी अनप्रेजेंटेड होगा तो अब ये रिकॉर्ड कौन करेगा? क्या ये जब भी ये चेक प्रेजेंट होगा क्या कैश बुक में मुझे रिकॉर्ड करना है या मुझे बैंक स्टेटमेंट बैंक वाला रिकॉर्ड करेगा? एनी स्टूडेंट? बैंक वाला सर। बैंक वाला। इस हर वो एडजस्टमेंट जो बैंक ने रिकॉर्ड करनी है उसको हम कहते हैं नॉन एडजस्टेबल। ठीक है, ये नॉन एडजस्टेबल आइटम है और इसको बैंक रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, जब बैंक इसको रिकॉर्ड करेगा तो ये डेबिट होगा, बैंक इसको डेबिट करेगा या क्रेडिट? ये देखिएगा, बैंक पेमेंट को हमेशा डेबिट करेगा। इसलिए ये याद रखिए अनप्रेजेंटेड चेक्स हमेशा डेबिट होते हैं। अच्छा, अब आपका वो सवाल की तरफ आता हूं कि जी आपने इसको प्लस कैसे करेंगे और माइनस कैसे करेंगे। वो तो सिंपल सी लॉजिक है, मैंने तो प्लस माइनस को याद ही नहीं रखता और ना ही मैं कहता हूं आप लोगों को कि याद रखो। डेबिट क्रेडिट से खुद ही समझ में आएगा। जब आप बीआरएस शुरू करते हो सपोज और आप यहां लिखते हो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, एज पर बैंक स्टेटमेंट, जैसे यहां मैं लिखूंगा 700, तो ये क्रेडिट बैलेंस है, बैंक स्टेटमेंट का ये क्रेडिट बैलेंस है। जब इसमें अनप्रेजेंटेड चेक्स लाऊंगा, अनप्रेजेंटेड चेक्स हमेशा डेबिट होते हैं, तो बताइए क्रेडिट में डेबिट प्लस होना चाहिए माइनस? माइनस। माइनस, तो ये इसलिए माइनस हो रहा है। ठीक है, तो आपने प्लस माइनस याद नहीं रखना, बल्कि आपने ये देखना है कि ऊपर बैलेंस क्या आ रहा है। अगर बैलेंस डेबिट आ रहा है और यहां पर भी डेबिट हो रहा है तो डेबिट और डेबिट प्लस हो जाएंगे, और अगर बैलेंस क्रेडिट आ रहा है तो क्रेडिट और डेबिट माइनस हो जाएंगे। इसी तरह जब मैं अनक्रेडिटेड चेक लाऊंगा वो यहाँ प्लस हो जाएंगे। क्यों? अनक्रेडिट क्रेडिट होते हैं और क्रेडिट प्लस हो जाएगा। बस इतनी सी चीज आप याद रखिएगा। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन किसी ने करना हो? सर स्टैंडिंग ऑर्डर और डायरेक्ट डेबिट को एक्सप्लेन करते सर एक एक लाइन में। किसको? स्टैंडिंग ऑर्डर और डायरेक्ट डेबिट को? ठीक है जी सर, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलें ठीक, नहीं कर लेंगे वो उसके साथ। ठीक है, फिर तो सही है सर, कर देंगे। ठीक है सर, ओके। डायरेक्ट डेबिट और स्टैंडिंग ऑर्डर, दोनों के अंदर एक चीज सिमिलैरिटी है। पहले तो ये देखना सिमिलैरिटी क्या है। दोनों पेमेंट्स हैं। अगर मैं कहता हूं डायरेक्ट डेबिट है तो ये भी मेरी पेमेंट है जो बैंक कर रहा है मेरे बिहाफ पर, यानी मेरे आई एम ए बिजनेसमैन एंड माय अकाउंट इज विद एनी बैंक एंड बैंक इज मेकिंग अ पेमेंट ऑन माय बिहाफ, दैट इज डायरेक्ट डेबिट। मेरे अकाउंट से पैसे डायरेक्ट भेज रहे हैं, मुझसे पूछे बगैर, इस तरह कह लो। लेकिन उससे पहले एक पूरी कहानी है, वो भी सुनिएगा। स्टैंडिंग ऑर्डर इज आल्सो अ पेमेंट। अगर मैं बैंक को ये इंस्ट्रक्शन जारी कर दूं कि आप फ्लां डेट को मेरे अकाउंट में से पेमेंट कर दो, ठीक है, मैं बैंक को एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन जारी करता हूं कि हर महीने मेरी ये पेमेंट कर दो, तो दैट कैन बी अ डायरेक्ट डेबिट एंड दैट कैन बी अ स्टैंडिंग ऑर्डर। लेकिन अब सवाल यह है कि इसमें फर्क क्या है? अब फर्क यह है कि जब आप एक अमाउंट लिख कर देते हैं, आप कहते हैं जी हर महीने की 5 तारीख को 10,000 रुपए आपने फलां पर्सन को पे करने हैं मेरे अकाउंट से इतने अरसे के लिए, दैट इज नॉन एट स्टैंडिंग ऑर्डर।
और अगर मैं बैंक को ये कहता हूं कि जी आप हर महीने मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दीजिएगा मेरे अकाउंट से, अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल फिक्स नहीं होता, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, तो लिहाजा वहां पर जो ये कॉन्सेप्ट जो है, यहां पर भी आपने इंस्ट्रक्शन दी, यहां पर भी इंस्ट्रक्शन दी, लेकिन यहां अमाउंट इक्वल है और यहां अमाउंट इक्वल नहीं है। ठीक है, ये बेसिक फर्क है, अदरवाइज दोनों ये पेमेंट है। बात समझ आ गई जी? और कोई क्वेश्चन बच्चों? चले, अब हम आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2, और इंशाल्लाह ये सारी चीजें जो है वो ठीक होती जाएंगी, जैसे मैं क्वेश्चन करवाता जाऊंगा नई चीजें भी आएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 सामने रखिएगा। जब भी आपका क्वेश्चन आता है बीआरएस का, पहला स्टेप आपका ये है कि आप इसमें से एडजस्ट, ये पहले हाईलाइट कर लो, इनमें से कौन सी आइटम्स या कौन सी जो ट्रांजैक्शन है वो एडजस्टेबल है और कौन सी नॉन एडजस्टेबल। ठीक है, एनी स्टूडेंट मुझे बताओ नॉन एडजस्टेबल कौन कौन सी होती हैं? सर अनप्रेजेंटेड चेक, अनक्रेडिटेड चेक और बैंक एरर। जी, ये हमेशा याद रखना है कि 3 ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो आपकी नॉन एडजस्टेबल है, बाकी सारी एडजस्टेबल है। तो जरा इस क्वेश्चन में देखते जाते हैं और आप मुझे बताइए कौन सी एडजस्टेबल है कौन सी नॉन एडजस्टेबल। पहली ट्रांजैक्शन देखिए, अ चेक फॉर ₹270 ड्रॉन बाय असलम was incorrectly cleared by the bank through this account। बताओ ये एडजस्टेबल है नॉन एडजस्टेबल? नॉन एडजस्टेबल। ये नॉन एडजस्टेबल है क्योंकि यस, ये नॉन एडजस्टेबल क्यों है? क्योंकि ये बैंक एरर है, क्योंकि हमारा जो अकाउंट है, हमारा जो बिजनेसमैन का नेम दिया हुआ क्वेश्चन में वो असगर है, और यानी एक असलम का चेक था। हु इज असलम आई डोंट नो, बैंक का उसमें उसका भी बैंक में अकाउंट होगा। असलम का एक चेक था, वो मेरे अकाउंट के थ्रू क्लियर हो गया, यानी वो असलम के अकाउंट से पैसे निकालने चाहिए थे, बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसे निकाल दिए, तो ये बैंक एरर है, ये नॉन एडजस्टेबल है। अगर मैं नॉन एडजस्टेबल हाईलाइट कर लूं, बाकी सारी बचते ही एडजस्टेबल है। दूसरा आता है अनक्रेडिटेड चेक्स। अनक्रेडिटेड बताइएगा एडजस्टेबल है नॉन एडजस्टेबल? एडजस्टेबल। नॉन एडजस्टेबल, नॉन एडजस्टेबल, अनक्रेडिटेड नॉन एडजस्टेबल, जैसे अभी मैंने डिस्कस की। A check of ₹730 from debtors was dishonored। एडजस्टेबल। Adjustable। Payment side of cash book was overstated by ₹10। Adjustable। जी, Asghar had omitted to record standing order payment of 100 and bank charges of 420 in the cash book। एडजस्टेबल। Adjustable। Outstanding checks excluding those returned back total 6,300। एडजस्टेबल। अच्छा, अब यहां एक नया वर्ड आया आपके लिए, आउटस्टैंडिंग चेक। ये जो आपको अभी तक 2 वर्ड पढ़ते आ रहे हो, अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्रेडिटेड चेक्स, ये दोनों चेक अगर देखें तो बाय नेचर आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि किसी एक बुक में रिकॉर्ड हो गए, दूसरे में रिकॉर्ड नहीं हुए, तो आउटस्टैंडिंग है, यानी अभी तक ये क्लियर नहीं हुए, तो ये भी आउटस्टैंडिंग है, ये भी आउटस्टैंडिंग है। लेकिन अब मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर आउटस्टैंडिंग चेक का वर्ड लिखा हो, आउटस्टैंडिंग चेक्स, तो वो अनप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं। और अगर वर्ड लिखा हो आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स, लॉजमेंट को डिपॉजिट्स भी कहते हैं। ये साथ साथ मैं आपको सिखाता जाऊंगा जो वर्ड रिप्लेस हो सकते हैं। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स, ये जब भी आएगा वर्ड तो आप समझिए ये अनक्रेडिटेड अमाउंट है, तो लिहाजा ये जो आउटस्टैंडिंग चेक्स लिखे हुए हैं ये अनप्रेजेंटेड है। तो अब बताइए ये एडजस्टेबल हुआ या नॉन एडजस्टेबल? नॉन एडजस्टेबल। गुड। और डिविडेंड डायरेक्टली पेड इनटू द बैंक ₹380। एडजस्टेबल। एडजस्टेबल। तो ये डिविडेंड होता क्या है, ये भी बताओ मुझे। सर जो शेयर होल्डर्स को अमाउंट। जी,
यानी अगर हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, उस पर कंपनी एक डिविडेंड देती है, तो डिविडेंड ऑब्वियसली वो मुझे वैसे नहीं भेजेगी, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। ये वो अमाउंट है जो डायरेक्टली पे हो रही है बैंक में। यहाँ पेड का मतलब ये नहीं है कि पे हो रही है, पेमेंट हो रही है, नहीं, यहाँ पेड का मतलब डिपॉजिट का वर्ड लेते हैं हम, ठीक है। यानी उसने पे किया है डिविडेंड हमारे अकाउंट में, तो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट है। तो वर्ड्स को बड़ा केयरफुली देखना है। तो बहरहाल ये क्वेश्चन हमारे सामने आया, इस क्वेश्चन के अंदर बड़ा क्लियर चीज नजर आ गई। 3 आइटम नॉन एडजस्टेबल हैं, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, बाकी सब एडजस्टेबल हैं। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आप बनाइएगा रिवाइज्ड कैश बुक। अब आपने मेरी हेल्प करनी है, जरा साथ साथ चलना है। रिवाइज्ड कैश बुक या एडजस्टेड कैश बुक या करेक्टेड कैश बुक, कोई भी वर्ड लिख सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं सिर्फ रिवाइज का वर्ड लिखूं। इसकी जगह मैं एडजस्टेड कैश बुक भी लिख सकता हूं, इसकी जगह करेक्टेड कैश बुक भी लिख सकता हूं, क्योंकि जो बैलेंस हमें कैश बुक का दिया हुआ वो ठीक नहीं है, क्योंकि एडजस्ट ही नहीं हुआ। तो आप क्वेश्चन पढ़िएगा, एज एट 30 जून 2015 असगर कैश बुक of current account balance showed a debit balance of 4610। कैश बुक का बैलेंस डेबिट आ रहा है, किस साइड पे लिखूं? डेबिट साइड। लेफ्ट साइड। डेबिट साइड पे ना, क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे आएगा ओपनिंग। अब मैंने यहां पर सिर्फ एडजस्टेबल आइटम लानी है, सिर्फ एडजस्टेबल। तो जैसे हमने पढ़ा था, फर्स्ट और सेकंड छोड़ दो क्योंकि ये नॉन एडजस्टेबल है। तीसरी ट्रांजैक्शन में आइएगा, चेक फॉर ₹730 फ्रॉम डेटर्स वाज डिसऑनर्ड। बताइए ये डेबिट साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट। क्रेडिट। मुझे आप सिर्फ ये बताओ, जब डेटर से चेक लेते हो तो किस साइड पे आता है? Debit. डेबिट साइड। डेबिट साइड पे आता है। जब आप सब कस्टमर से चेक रिसीव करते हो तो डेबिट साइड पे आता है। तो डिसऑनर होगा तो किस साइड पे आना चाहिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्रेडिट साइड पे। तो ये जरा केयरफुली याद रखिएगा, डिसऑनर का मतलब होता है चेक वापस बाउंस हो जाना, चेक आपका कैश ना होना। तो लिहाजा इसको आप यहां पर डिसऑनर चेक नहीं लिखोगे, लिखूंगा डेटर्स, और बेशक यहां लिख दो डिसऑनर, ताकि ये पता लगे कि ये डेटर्स क्यों क्रेडिट हो रहा है, डिसऑनर। और ये चेक कितना है? 730। इससे अगली ट्रांजैक्शन देखिए, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज ओवरस्टेटेड बाय ₹10। पेमेंट साइड कैश बुक की ओवरस्टेट हो गई है 10 रुपीज से। बताइए किस साइड पे लिखूं? डेबिट। डेबिट। पेमेंट साइड ये साइड होती है। अगर यहां मैं ज्यादा अमाउंट लिख दूं तो इसको ठीक करने का तरीका क्या है? माइनस करना है ना। फर्ज कीजिएगा, चलो समझाने के लिखता हूं, ये 730 लिख दिया मैंने, हालांकि 720 लिखना था, तो 10 ज्यादा लिख दिया। जब मैंने ज्यादा लिख दिया तो इसको कम करने का तरीका क्या है कि मैं इसको डेबिट करूंगा। ये 10 रुपीज आप यहां लिख दो, पेमेंट ओवर स्टेटेड। नंबर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा, असगर हैड omitted to record standing order payment of ₹100 and bank charges of 420 in cash book। असगर ने ये दो ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं की। तो जब रिकॉर्ड करूंगा तो किस साइड पे रिकॉर्ड करूं, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट, क्योंकि ये पेमेंट्स हैं। तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स आपकी उसकी पेमेंट है 100 रुपीज। ये नहीं बताया स्टैंडिंग ऑर्डर किस चीज का है, इसलिए मैंने स्टैंडिंग ऑर्डर लिख दिया। और बैंक चार्जेस ये हमारे पास है जी 420। उसके बाद सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन तो नॉन एडजस्टेबल है, छोड़ दो। आखिरी ट्रांजैक्शन, डिविडेंड डायरेक्टली पेड इनटू द बैंक ₹380। बताइए किस साइड पे लिखूं? डेबिट। डेबिट, क्योंकि डिविडेंड, जी बिल्कुल, डिविडेंड मेरी रसीट है, यहां डिविडेंड लिखता हूं, अमाउंट है 380। अब यहां से बैलेंस निकाल लो, पहले इस साइड को टोटल करो, कितना आएगा? 5000। 5000 में से ये माइनस कर दो,
कितना बैलेंस बन रहा है जी? 3750। 3750। और ये लिखा क्रेडिट साइड पे है, लेकिन ये असल में डेबिट बैलेंस है। अब दूसरी तरफ आइएगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की तरफ। बैंक रिकंसिलिएशन में मैं ओपनिंग बैलेंस लेता हूं, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या दिया हुआ है, पढ़िएगा सेकंड लाइन, वेयर एज इस बैंक स्टेटमेंट शोड अ बैलेंस ऑफ 7280। ये नहीं बताया कि ये डेबिट है या क्रेडिट। तो एक बात अभी से नोट कर लो, जब कैश बुक का बैलेंस ना बताया हो डेबिट है या क्रेडिट, तो वो फेवरेबल होता है। कैश बुक की बात कर रहा हूं। अगर फर्ज करें ये लिखता है कैश बुक का बैलेंस, यहां तो लिखा हुआ है ना डेबिट बैलेंस ऑफ 4610, अगर ये क्वेश्चन में नहीं लिखता 4610 डेबिट है या क्रेडिट, तो आपने इसको डेबिट ही ट्रीट करना है, फेवरेबल बैलेंस। और अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हो और साथ में ना लिखा हो कि डेबिट है या क्रेडिट, तो आपने इसको हमेशा क्रेडिट ही करना है, फेवरेबल बैलेंस। तो ये मेरा 7280 का बैलेंस आ गया। और बीआरएस में एक असूल याद रखना है, बीआरएस के हवाले से ये लिंक मैं लगा रहा हूं, जरा देखिए। जो भी चीज डेबिट होनी है वो माइनस में लिखी जाएगी ब्रैकेट में, और जो क्रेडिट होनी है वो प्लस में लिखी जाएगी। तो चूंकि ये क्रेडिट है तो मैंने प्लस में लिखा, जहां डेबिट आएगा मैं माइनस करूंगा, जहां क्रेडिट आएगा मैं उसको प्लस कर दूंगा। अब वो जो 3 आइटम छोड़ी थी उसकी तरफ आइएगा। पहली ट्रांजैक्शन, चेक ऑफ 270 ड्रॉन बाय असलम वाज इनकरेक्टली क्लियर्ड बाय द बैंक थ्रू दिस अकाउंट। बताइए ये डेबिट करूं, बैंक इसको डेबिट करेगा या क्रेडिट? सर डेबिट। डेबिट। आर यू श्योर कि डेबिट होगा? ये क्रेडिट होगा भाई। अब तो आप समझ लीजिएगा क्यों क्रेडिट हो रहा है। 270 की एक अमाउंट थी जो गलती से बैंक ने हमारे अकाउंट से निकाल दी। जब हमारे अकाउंट से निकली तो बैंक ने डेबिट किया, हमें गलत डेबिट किया। अब जब बैंक इसको ठीक करेगा तो यकीनन क्रेडिट करेगा, ठीक है? तो इसलिए ये क्रेडिट होगा। तो बैंक wrongly charged our account, हमारे अकाउंट को बैंक ने गलती से चार्ज कर दिया। तो ये यहां क्रेडिट डेबिट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधी अमाउंट लिखोगे। जब मैं ये प्लस में लिखूंगा तो इसका मतलब है कि मैं क्रेडिट कर रहा हूं। जब अभी मैंने लिखा भी है, और जब मैं डेबिट करूंगा तो इसका मतलब माइनस कर रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं डेबिट कर रहा हूं, ठीक है? अब इसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन, अनक्रेडिटेड चेक्स 2500 के हैं। बताइए अनक्रेडिटेड चेक्स डेबिट होंगे क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट। तो प्लस में लिखूं माइनस में? प्लस। प्लस में। तो ये अमाउंट कितनी है? 2500, ठीक है जी। अब आखिरी आ जाता है आउटस्टैंडिंग चेक्स, जिसको अभी हमने डिस्कशन की कि ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। बताइए अनप्रेजेंटेड चेक्स डेबिट होंगे या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। तो प्लस में लिखूं माइनस में? माइनस। माइनस में। अब ये सारी ट्रांजैक्शन करने के बाद इसको टोटल करो और देखोगे कि बैलेंस एग्जैक्टली ये आना चाहिए। करके चेक करो पहले, 3750 यही वाला बैलेंस आना चाहिए। और इसके सामने मैं लिख दूंगा बैलेंस एज पर रिवाइज्ड कैश बुक डेबिट। मैं ये शो कर रहा हूं कि बैंक का इस वक्त बैलेंस ये है। अगर बैंक अपनी एरर करेक्ट कर ले, बैंक में ये चेक क्रेडिट हो जाएं और बैंक में ये चेक आउटस्टैंडिंग चेक प्रेजेंट हो जाएं, तो बैंक का बैलेंस एग्जैक्टली हमारी बुक के इक्वल आ जाए। अब समझ आई बात कुछ और? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एग्जाम की तरफ आता हूं। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन कितने तरीकों से दिया जा रहा है? एग्जाम पैटर्न की तरफ आइए, बहुत जरूरी है इसको समझना।
एक तो वही है जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, खैर ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये सीखने के लिए हैं, इतने आसान एग्जाम में एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। एग्जाम के अंदर आपको पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि कैश बुक का बैलेंस गिवन हो और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी गिवन, दोनों बैलेंस आपको गिवन है। जब दोनों बैलेंस गिवन है, दोनों बैलेंस अगर गिवन है तो याद रखिएगा यही मेथड यूज करना है। पहले आप बनाओगे रिवाइज कैश बुक और देन बनाओगे बैंक स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और अल्टीमेटली दोनों का जो फाइनल आंसर आता है वो इक्वल होना चाहिए। दूसरा एग्जाम टेक्निक ये भी हो सकती है कि एग्जामिनर ये करे कि कैश बुक का बैलेंस गिवन है और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस गिवन नहीं है, नॉट गिवन। अब ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, यानी ये बैलेंस गिवन है, ये बैलेंस गिवन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, पहले रिवाइज्ड कैश बुक बनाऊंगा, रिवाइज्ड कैश बुक। अब रिवाइज कैश बुक से ये जो बैलेंस निकलेगा, मैं बीआरएस स्टार्ट इसी तरह करूंगा लेकिन ये अमाउंट नहीं लिखूंगा और यहां प्लस माइनस करके जो आंसर आता है वो यहां से उठा लूंगा, तो रिवर्स जाते हुए मैं ये वैल्यू निकाल लूं। ठीक है जी। तीसरी सिचुएशन ये भी आ सकती है कि कैश बुक का बैलेंस गिवन नहीं है लेकिन बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस गिवन है। अगर ये सिचुएशन आ जाए, अगर आपको ये सिचुएशन फेस करनी पड़े कि कैश बुक का बैलेंस गिवन नहीं है लेकिन बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस गिवन है, तो अब मैं तो रिवाइज कैश बुक बना ही नहीं सकता। यानी अब सिचुएशन ये है कि ये बैलेंस गिवन है, ये बैलेंस गिवन नहीं है, अब मैं इसको स्टार्ट नहीं कर सकता। तो पहले मैं फिर फर्स्ट में यहां पर तो ये लिख लो बीआरएस, यहां पर पहले बीआरएस बनेगी और बीआरएस बनाने के बाद जो आंसर निकालूंगा वो फिर यहां लाना है एंड पे। ठीक है, और उसके बाद ये सारी ट्रांजैक्शन करके इसको रिवर्स कैलकुलेट करके ओपनिंग बैलेंस निकालूंगा। बैंक रिकंसिलिएशन पहले बनेगी, रिवाइज कैश बुक दूसरे नंबर पे बनेगी। ये जो हिस्सा मैंने आपके सामने लिखा है, ये इसमें थोड़ी सी रिवर्स वर्किंग नजर आएगी नंबर 2 और नंबर 3 में। चौथा स्टाइल एग्जामिनेशन का वो क्वेश्चन भी अभी हम करेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस में शामिल है, और वो है अमाउंट ऑफ डिफॉल्केशन फाइंड करनी है। डिफॉल्केशन मीन अमाउंट ऑफ फ्रॉड फाइंड करनी है। अब ये कैसे किया जाएगा ये तो खैर उस वक्त डिस्कशन करेंगे। अभी जो एग्जामिनर का ट्रेंड है पिछले 3-4 साल से, वो ये इसकी तरफ नहीं आया। इससे पहले ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते होते थे, अब इन्हीं में से दे रहे हैं, लेकिन किसी वक्त भी ये डिफॉल्केशन आ सकती है एग्जाम में, इसलिए इसको अच्छी तरह करके निकलना है, आपने अच्छी तरह तैयार होना चाहिए। कोई ये मुश्किल नहीं है, आसान है। तो ये 4 तरीकों से क्वेश्चन आ सकता है। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि जब मैं क्वेश्चन 3 शुरू करूंगा तो आपको एक चीज इनमें से नजर आएगी। जो पहला क्वेश्चन किया आपने कल और जो आज मैंने अभी क्वेश्चन करवाया, वो ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है जहां दोनों बैलेंस गिवन हो। तो जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। एन को ये लिख रहा है जी के एज एट 30th December 2015 NN कंपनीज बैंक स्टेटमेंट शोड अ बैलेंस ऑफ 50340। यहां पर देखो तो हमें बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस गिवन है, दिस वन थर्ड सिचुएशन, और कैश बुक का बैलेंस कहीं मेंशन नहीं है। तो लिहाजा यहां पर पहले आप बीआरएस बनाओगे एंड देन फिर आप बनाओगे एडजस्टेड कैश बुक। ये जो रिवर्स वर्किंग वाले क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ एक आपने माइंड में रखना है, एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आपको। वो ये है कि आपको ये नहीं पता लगेगा क्वेश्चन करके कि मेरा क्वेश्चन ठीक है, जबकि ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जो दोनों बैलेंस दिए होते हैं तो ये दोनों टैली करने चाहिए। तो वहां पर जब एक बैलेंस दिया हो तो आप उसकी मदद से जब दूसरा बैलेंस निकालते हो तो यू कांट से द आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो इसलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। फॉलोइंग पॉइंट्स वर आइडेंटिफाइड टू कैलकुलेट द अनएडजस्टेड कैश बुक बैलेंस ऑन द सेम डेट।
आपने अनएडजस्टेड कैश बुक बैलेंस निकालना है। देखो ये बैलेंस गिवन है, ये बैलेंस फाइंड करना है। इस बैलेंस को हम कहते हैं अनएडजस्टेड बैलेंस, और ये बैलेंस होता है एडजस्टेड बैलेंस। क्यों? क्योंकि ये एडजस्टमेंट से पहले है, अनकोरेक्टेड बैलेंस है ये, इट इज नॉट करेक्टेड। तो जब मैं सारी एडजस्टमेंट कर लेता हूं तो करेक्टेड बैलेंस आता है। तो लिहाजा यहां से पहले मैं करेक्टेड बैलेंस निकालूंगा, करेक्टेड बैलेंस से मैं फिर ओपनिंग बैलेंस निकालूंगा, यानी इन अदर वर्ड्स मुझे ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब जरा ये ट्रांजैक्शंस मैं बोल रहा हूं, और ट्रांजैक्शन में आपने मुझे बताना है कि ये एडजस्टेबल कौन सा है और नॉन एडजस्टेबल कौन सा है। पहला देखिएगा, checks of 73,500 were issued during the month of December, but checks of rupees 65,500 were presented into the bank for payment. बताइए ये एडजस्टेबल है या नॉन एडजस्टेबल? एडजस्टेबल। ना करो यार, ना करो। नॉन एडजस्टेबल। नॉन एडजस्टेबल, हाँ ये नॉन एडजस्टेबल है, लेकिन यहाँ एक चीज और भी बता दूं, वो लिख रहा है चेक ऑफ 7300 वर इशूड बट चेक्स ऑफ 65 वर प्रेजेंटेड। हमें चाहिए होते हैं नॉट प्रेजेंटेड चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स। तो आपने इन दोनों का डिफरेंस लेके अनप्रेजेंटेड चेक्स लेने हैं। ठीक है, यानी यहाँ ना अमाउंट 73,500 आएगी, ना अमाउंट 65,500 आएगी, बल्कि दोनों का डिफरेंस लो तो 8,000 की अमाउंट बन रही है। दूसरा देखिए, चेक ऑफ रुपीज 2,000 वाज टाइम बार। टाइम बार चेक क्या होता है एनी स्टूडेंट? जिस चेक को डेट लिखे हुए 6 मंथ्स गुजर जाए। जी एग्जैक्टली, ऐसा चेक जो आपका 6 मंथ गुजर चुके हैं, अब मजीद कैश हो ही नहीं सकता। यानी अगर वो पर्सन अब बैंक के पास, जिसके पास ये चेक है, बैंक के पास चला भी जाता है तो बैंक उसको कैश नहीं देगा। तो चेक ऑफ 2,000 वाज टाइम बार्ड एंड इंक्लूडेड इन अबव अनप्रेजेंटेड चेक्स। तो कह रहे हैं 2,000 का चेक टाइम बार हो चुका है और ऊपर जो दिए हुए अनप्रेजेंटेड चेक उसमें शामिल है। तो बताइए ये एडजस्टेबल है नॉन एडजस्टेबल? नॉन एडजस्टेबल। और कोई स्टूडेंट? ये ट्रांजैक्शन नॉन एडजस्टेबल नहीं है, ये एडजस्टेबल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि जब एक चेक टाइम बार हो चुका है उसको मुझे रिवर्स करना है। ठीक है, और ये कैश बुक में रिवर्स होगा क्योंकि अब ये कैश नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक इफेक्ट ऊपर भी जाएगा, जो ऊपर आपने 8,000 की अमाउंट निकाली है ना, उसमें ये चेक शामिल है। 8,000 की जो अमाउंट है उसको हम कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। और अनप्रेजेंटेड का मतलब ये नहीं है कि वो प्रेजेंट हो नहीं सकते, वो बिल्कुल प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। लेकिन ये 2,000 का जो चेक है ये आपका प्रेजेंट हो भी नहीं सकता, इसलिए इसको उधर से माइनस भी करना है। ठीक है, तीसरी ट्रांजैक्शन, अभी तक एडजस्टेबल एक आई है, लेकिन सेकंड ट्रांजैक्शन में एडजस्टेबल की कैलकुलेशन आप समझ लो है। Number 3, checks of 14,100 were deposited into the bank but was still not credited by bank. Not adjustable. Non-adjustable. उसके बाद कैश पेमेंट ऑफ रुपीज 2,500 was wrongly entered in the bank book. Adjustable. 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 Receipt of 4,000 was shown on the credit side of bank book. Adjustable. Adjustable. Check of rupees 9,900 relating to the company's secretary personal account was wrongly deposited into the company's account. Non-adjustable. Non-adjustable. Good. देखिए, जब कंपनी का एक पर्सनल सेक्रेटरी अकाउंट जो है, पर्सनल अकाउंट का चेक है, बैंक कैसे जमा कर सकता है? अगर बैंक ने जमा कर लिया है तो ये बैंक एरर ट्रीट करते हैं और ये नॉन एडजस्टेबल कंसीडर करेंगे। लेकिन पास पेपर में ये एक क्वेश्चन में इसको उसने एडजस्टेबल भी लिया हुआ है। आप इसको दोनों में ले सकते हो, बट मैं रिकमेंड यही करूंगा कि ये नॉन एडजस्टेबल ही लो। नेक्स्ट, इन द कंपनीज बैंक चेक नंबर 7001 was recorded less by 2,000. Adjustable, non-adjustable?
एडजस्टेबल। ठीक है, एडजस्टेबल। A check for rupees 18859 deposited into the bank was recorded in the cash book as cash book for rupees 18895. Adjustable. Adjustable. Okay, good. Telegraphic remittance of rupees 10,000 was not recorded in company's cash book. Adjustable. Adjustable. Demand draft issued for rupees 7560 to supplier was not entered in the cash book. Adjustable. Adjustable. And debit advices issued by bank relating to bank charges of 100 and direct debit of 3350 were received after 30th December 2015. जी सर नॉन एडजस्टेबल। Not adjustable. ये एडजस्टेबल है, एडजस्टेबल है। डेबिट एडवाइसेस इशूड बाय बैंक, बैंक ने एडवाइसेस इशू कर दी हैं। जब बैंक ने इशू करता है तो एंट्री कर दी है बैंक ने, और 100 और 3350 की, लेकिन हमें 30 दिसंबर के बाद वो एडवाइसेस रिसीव हुई हैं। जब मुझे 30 दिसंबर तक रिसीव नहीं हुई तो इसका मतलब मैंने अपनी बुक्स में इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, इसको हम एडजस्टेबल कहेंगे। ठीक है, जब ये सारा डिसाइड हो गया कौन से एडजस्टेबल हैं और कौन से नॉन एडजस्टेबल, और हमें पता है इसमें 3 अमाउंट ऐसी हैं जो नॉन एडजस्टेबल हैं, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये सिचुएशन नंबर 3 बन रही है। यहां पर मैं कैश बुक को पहले स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं पहले BRS बनाऊंगा, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट का सिर्फ बैलेंस गिवन है। अब बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, अब बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस आ रहा है बुक्स में वो 50340 है। आप लोग मुझे बताइए कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट। क्रेडिट। तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया और ये मेंशन ना किया हो कि ये डेबिट है या क्रेडिट है या फेवरेबल है या ओडी है, तो फिर सीधा सीधा इसको आप क्रेडिट करोगे फेवरेबल बैलेंस में। तो ये क्रेडिट बैलेंस है, एक दफा मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रेडिट। अब आइएगा वो 3 ट्रांजैक्शन की तरफ। तो पहली ट्रांजैक्शन हमने डिस्कस की थी, अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं जो 8000 है, लेकिन साथ ही दूसरी ट्रांजैक्शन में हमने पढ़ा था कि इसमें 2000 का चेक ऐसा भी शामिल है जो अब प्रेजेंट नहीं हो सकता, उसको भी माइनस कर दो। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स जो आएंगे वो 6000 का है जी। और इसकी मैं वर्किंग बकायदा शो कर देता हूं कि 73,500 के टोटल चेक्स थे, इसमें से 65,500 के चेक्स प्रेजेंट हो गए, बाकी जो बैलेंस आ रहा है वो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, और इसमें से 2000 प्रेजेंट नहीं हो सकता है, वो फर्दर माइनस कीजिएगा। तो ये अमाउंट आ गई 6000। बताइए इसको प्लस में लिखूं माइनस में? माइनस, क्योंकि अनप्रेजेंटेड हमेशा डेबिट होते हैं और बैंक रिकंसिलिएशन में हम डेबिट को हमेशा माइनस लिखते हैं। उसके बाद तीसरी ट्रांजैक्शन हमने पढ़ी थी, चेक ऑफ 14,100 वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट स्टिल नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। ये कौन से चेक हैं? अनक्रेडिटेड। बताइए इसको प्लस में लिखूं माइनस में? प्लस में 14,100। और आखिरी चेक देखिएगा, जो आखिरी ट्रांजैक्शन है बैंक एरर वाली, कि 9900 का चेक है जो कंपनी के सेक्रेटरी पर्सनल अकाउंट से रिलेट करता था, कंपनी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो गया। अब बताओ बैंक इसको क्या करेगा? बोलिए। सर हमारे में डिपॉजिट हो गया है तो बैंक इसको डेबिट करेगा। डेबिट करेगा, गुड। क्योंकि जब बैंक ने जमा कर लिया, बेशक गलती से किया, तो बैलेंस मेरा बढ़ा दिया, उसने क्रेडिट कर दिया।
अब जब बैंक इसको रिवर्स करेगा तो यकीनन डेबिट करेगा, तो ये बैंक एरर डेबिट होगी, और डेबिट हम अभी पढ़ चुके हैं कि ये हमने प्लस में नहीं लिखनी, माइनस। अब ये सारा करने के बाद मेरे पास बैलेंस एज पर रिवाइज्ड कैश बुक आ जाएगा। बताइए कितना बैलेंस आ रहा है रिवाइज्ड कैश बुक का? $48,540। 48540। और चूंकि आंसर प्लस में आ रहा है, फेवरेबल बैलेंस है, तो ये डेबिट हो। ठीक है। अच्छा अब आइएगा, अब दूसरा हिस्सा रिवाइज्ड कैश बुक। अब बाकी जितनी एडजस्टमेंट हो रह गई है वो सारी यहां लानी है। अब इसका ओपनिंग बैलेंस जो मैंने अनएडजस्टेड बैलेंस है वो तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ, और मुझे ये भी नहीं पता कि डेबिट साइड पे आना है या क्रेडिट साइड पे। ये बैलेंस जो अभी मैंने निकाला है 48,540, ये तो क्लोजिंग आएगा। वो तो मैं यहाँ भी इसलिए नहीं लिख सकता, मुझे नहीं पता कितनी ट्रांजैक्शन आनी है, वो एंड पे लिख देंगे। तो लिहाजा एक लाइन दोनों साइडों पे छोड़ दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन में हम एक लाइन दोनों साइड पे छोड़ देते हैं, हमें नहीं मालूम कि बैलेंस यहाँ आएगा या इस साइड पे आएगा। ठीक है, तो अब वो ट्रांजैक्शन की तरफ आते जाएंगे। नंबर 2 ट्रांजैक्शन, वो कहता है चेक ऑफ ₹2000 वाज टाइम बार्ड। इसे आगे मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना, 2000 का चेक टाइम बार हो गया, इसको मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। जब मैं रिवर्स करूंगा तो बताइए ये कैश बुक की डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड पर? डेबिट। डेबिट, क्योंकि ये पेमेंट चेक था और पेमेंट चेक इन कैश नहीं हो सका, इसको रिवर्स कर दो तो ये डेबिट हो जाएगा। और ये चेक टाइम बार है, चूंकि ये क्रेडिटर को सप्लायर को देते हो चेक, इसलिए मैं नहीं डिपॉजिट चेक था ना, सॉरी पेमेंट चेक, तो क्रेडिटर आएगा। अमाउंट 2000। ओह, एक लाइन मैंने छोड़ी, क्रेडिटर 2000। इससे अगली ट्रांजैक्शन आइएगा, नंबर 3 तो हम ले चुके हैं। नंबर 4 ट्रांजैक्शन देखिए, कैश पेमेंट ऑफ 2500 वाज रॉन्गली एंटर्ड इन बैंक बुक। आपने कैश पेमेंट की थी, गलती से बैंक बुक में आपने रिकॉर्ड कर दी। बताओ कैसे करेक्ट करूं, डेबिट साइड पे लाकर या क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे, जी बिल्कुल ठीक है, ये डेबिट साइड पे आएगी, क्रेडिट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये कैश पेमेंट थी। ये तो सिंपल ये समझ लो कैश पेमेंट यहाँ आनी नहीं है, यहाँ बैंक पेमेंट आनी है। वो गलती से आपने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दी पेमेंट साइड पे, ये इधर आएगी नहीं। इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स करोगे तो यहाँ कैश मैं लिखकर ऑपोजिट अकाउंट कैश लिखकर यहाँ लिख दूंगा, और अमाउंट है 2500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, receipt of ₹4,000 was shown on the credit side of bank book। आपकी रिसीट थी, आपने उसको क्रेडिट साइड पे शो कर दिया बैंक बुक के, हालांकि रिसीट तो डेबिट होती है। अब बताओ क्या करूं? फिर एडजस्टमेंट करेंगे उसकी डेबिट साइड। सर डेबिट साइड पे करेंगे। इसको आप क्रेडिट करोगे, डेबिट करोगे, ठीक है। और यहाँ डेटर लिखूंगा क्योंकि कैश रिसीट होता है ना, ये डेटर। और कितनी अमाउंट? 8,000। अमाउंट 8,000, नॉट 4,000। ये केयरफुली, ऐसी ट्रांजैक्शन जो रॉन्ग साइट पर चली जाए, जब भी इसको करेक्ट करोगे वो डबल इफेक्ट देगी। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कंपनीज पर्सनल सेक्रेटरी का वाला जो छोड़ दो, उसे आगे, कंपनीज कैश बुक चेक नंबर दिस वाज रिकॉर्डेड लेस बाय 2000। आपने चेक जो नंबर भी बताया हुआ है, ये चेक नंबर है 2000 रुपए से कम लिखा गया है। ये बताओ डेबिट साइड पे लिखूं या क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे जी। अच्छा, आप इसके लिए मैं हिंट बता देता हूं, इसके लिए एक हिंट बड़ा जरूरी है, और वो हिंट आप ज़हन में रखिएगा कि आपको पहले ये डिसाइड करना है कि ये मेरा रसीद चेक है या पेमेंट चेक है। अगर तो कंपनी की चेक बुक का नंबर दिया हुआ है, कंपनी की चेक बुक का, ये जो लिखा हुआ है ना कंपनीज बुक चेक नंबर, यानी इसका मतलब ये कंपनी का चेक नंबर है, तो फिर ये पेमेंट चेक है।
और अगर किसी और पार्टी का चेक नंबर दिया हो तो वो रिसीट चेक है। तो ये पेमेंट चेक है और पेमेंट चेक कम लिखा गया है। अगर पेमेंट कम लिखोगे तो क्रेडिट आएगी, बिल्कुल ठीक आपने कहा। और पेमेंट आप चूंकि क्रेडिटर को करते हो इसलिए क्रेडिटर का वर्ड लिख देते हैं और 2000 की अमाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, a check for rupees 18859 deposited into the bank was recorded in the cash book for rupees 18895. J. क्या करूं? एडजस्टमेंट जी बताइए। क्रेडिट पे आएगा। क्रेडिट में आएगा, क्यों? क्योंकि ये डिपॉजिट चेक है, रिसीट चेक, डेबिट साइड। ये डेबिट साइड ज्यादा लिखी गई है। आपने डेबिट साइड पे लिखना था 18859, आपने लिख दिया 18895, तो 27 रुपीज से ये ज्यादा लिखी गई है। आप इसको रिवर्स करो और यहां पर डेटर का वर्ड लिख देता हूं और अमाउंट आएगी 27। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, टेलीग्राफिक रेमिटेंस ऑफ रुपीज 10,000 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कंपनीज कैश बुक। ये तो सिंपल रिकॉर्ड ही नहीं हुई, आपने रिकॉर्ड करूंगा। रिकॉर्ड करूंगा तो बताइए डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? डेबिट। डेबिट। जो आपकी रेमिटेंस होती है ये हमारी रिसीट होती है। ये समझ लो ऑनलाइन ट्रांसफर है। टेलीग्राफ, क्योंकि ये आज से अभी इलेक्ट्रॉनिक दौर से पहले की बात करूं तो टेलीग्राफिक ट्रांसफर हुआ करती थी, आज भी होती है कई जगहों पर जहां ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका यकीनी बात है टेलीग्राफिक ट्रांसफर हुई है, इसी तरह लिख लो। सर ये प्रीवियस वाली सर 27 की जगह 36 नहीं होनी चाहिए? 36 है, ओके ठीक है। सर ये दोबारा समझा दें, ये 36 वाली एंट्री कैसे आई? 36 वाली एंट्री ऐसे आई है कि आप जरा इसको दोबारा पढ़िएगा। वो लिखता है चेक फॉर रुपीज 18859। ये चेक है हमारा जो आपने बैंक में जमा कराया 18859। तो रिसीट साइड पे मुझे लिखना था 18859, ये लिखना चाहिए था, ये करेक्ट फिगर है। गलती से मैंने लिख दिया 18895, ये ज्यादा लिखा गया है। तो अब इसमें से मैंने कम करना है ना, माइनस करना है। और माइनस करने का तरीका क्या होता है कि हम इसको रिवर्स कर देंगे। जब मैं रिवर्स करूंगा खुद ब खुद ये अमाउंट आ जाएगी। ठीक है जी, ओके सर। अच्छा, टेलीग्राफिक रेमिटेंस जो है REM, ये हमारी 10,000 रुपीज आ गई। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, डिमांड ड्राफ्ट इशूड फॉर रुपीज 7560 टू सप्लायर वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बताइए ये किस साइड पे आएगी? फिर क्रेडिट। क्रेडिट, क्योंकि ये पेमेंट है। डिमांड ड्राफ्ट और चेक में क्या फर्क होता है? चेक डिसऑनर हो सकता है, डिमांड ड्राफ्ट के डिसऑनर नहीं होता। डिमांड ड्राफ्ट के अगेंस्ट मैं बैंक को पहले पैसे दूंगा तो वो मुझे ड्राफ्ट बना देगा और मैं उसको पेमेंट कर दूंगा, तो है तो ये पेमेंट ही। तो लिहाजा यहाँ पर लिखूंगा क्रेडिटर, क्योंकि सप्लायर को पेमेंट कर रहे हो और अमाउंट है 7560। इसके बाद नेक्स्ट वो लिखते हैं जी, डेबिट एडवाइसेस इशूड बाय द बैंक रिलेटिंग टू द बैंक चार्जेस 100 और डायरेक्ट डेबिट 3350 वर रिसीव्ड आफ्टर 30 दिसंबर। मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या लेंगे, 30 दिसंबर तक रिकॉर्ड नहीं हुआ तो इसका मतलब 30 सितंबर तक हमें रिसीव नहीं हुआ, तो इट मीन्स कि हमें रिकॉर्ड भी नहीं हुआ, हमने रिकॉर्ड भी नहीं किया। आप इसको रिकॉर्ड कर लो। जब रिकॉर्ड करोगे तो बैंक चार्जेस किस साइड पे आएंगे, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 100 से। और इवन डायरेक्ट डेबिट भी पेमेंट है, वो भी यहीं पर आएगी 3350। जब मैंने सारी ट्रांजैक्शन ले ली, अब मैं ये करूंगा, इस बैलेंस की तरफ आता हूं। ये बैलेंस डेबिट है तो ये किस साइड पे लिखूं? क्रेडिट। क्रेडिट, तो ये क्लोजिंग लिखना है ना, ये क्रेडिट साइड पे लिख दिया। बैलेंस कैरी डाउन 48540। अब इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, इसको पहले टोटल कर लो। जिस तरह लेजर को बैलेंस करते हैं, इसको टोटल कीजिएगा।
61586। इसमें से ये सारी अमाउंट लेस कर दो तो मेरे पास ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा जिसको अनएडजस्टेड बैलेंस कहते हैं। 39086। 39086। दिस शैल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब आप एग्जामिनेशन पॉइंट से बात करूं तो मैं जज नहीं कर सकता कि ये ठीक है या गलत एज अ स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें एक बैलेंस गिवन होता है और एक बैलेंस गिवन नहीं होता। अच्छा, अब आइएगा आगे, चूंकि अब टाइम क्लास का 5 मिनट अभी अटेंडेंस भी होनी है तो मैं ज़रा होमवर्क देना चाह रहा हूँ। थोड़ा लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है घर से। क्वेश्चन नंबर 4 अभी लिख लो, और 5, 6, 7 को टच भी नहीं करना, ये गलती भी नहीं करनी अभी, ये सारे फ्रॉड वाले क्वेश्चन हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये 2 क्वेश्चन सिर्फ मैं आपको दे रहा हूँ, सिर्फ 2 क्वेश्चन घर से करने के लिए। इसमें जर्नल एंट्रीज भी मांगी हुई है, वो मैं कल करवाऊंगा जब आप ये करके आओगे, या अगर नहीं करना इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो प्लीज, आप छोड़ दो, ये मैं खुद कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 9 हमीद एंड कोग वाला जो है क्वेश्चन 9, ये होमवर्क के लिए रखो। ये 2 क्वेश्चन आपने करके आओ, ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस